चलिए, कहाँ पर थे हम लोग? मैम आपने 4 स्टेप्स हम बताए थे मेमोरी मेमोरी के। पढ़ा रहे थे, हाँ, जिसमें कंपोनेंट्स मैम आपने बताए। वर्ड एसोसिएशन तक में आपने बताया था। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। रिकॉल ही तो करना है अपने को। स्मृति क्या है? व्हाट इज मेमोरी? गत अनुभव के प्रति जागृति ही स्मृति है। शाबाश। हाँ, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको फिर से चेतन स्तर पर लाने की क्रिया को स्मृति कहते हैं। अब स्मृति के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है? सबसे पहला, अनुभव या सीखना। जब तक आपको कोई नया अनुभव नहीं होगा तो स्मृति कैसे होगी? आप कुछ सीखेंगे नहीं तो उसकी स्मृति कैसे होगी? तो पहला एलिमेंट है स्मृति का कि आपके पास अनुभव हो। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लर्निंग या अनुभव। अब हमने कोई अनुभव किया तो वो अनुभव कहाँ रहता है? रिटेंशन में, धारणा में, मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क चिन्हों के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। और जितने सुदृढ़ ये मस्तिष्क चिन्ह होते हैं, जितने परसिवरेशन एंड कंसोलिडेशन इन मस्तिष्क चिन्हों में होता है, उतनी ही हमारी धारणा अच्छी होती है। कोई कठिनाई तो नहीं है कि जो हमने याद किया नया अनुभव हुआ, तो नया अनुभव कोई ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कहीं आपको लिखा दिख जाए, है ना? That is imprinted in your brain in the form of memory traces. और वो मेमोरी ट्रेसेस जो हैं वो जितने मजबूत होंगे, जितना आप उन्हें समय देंगे कंसोलिडेट होने का, उनमें परसिविरेशन होगा, उतने ही वो मजबूत। धारणा की भी बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में कम जा रहे हैं। ऐसे करेंगे तो कैसे कोर्स पूरा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोर्स तो बहुत है आप लोग का भी। तो धारणा की अनुकूल परिस्थिति, अगर आप अच्छे ढंग से सीखें, सीखने के बाद आप रिव्यू करें मेंटली कि मैंने आज क्या सीखा। जब मैं आती हूँ तो मेरे लिए बड़ा सरल है कि मैं शुरू कर दूँ स्मृति क्या है उसकी परिभाषा, धारणा क्या है उसकी परिभाषा। पर मैं हमेशा कहती हूँ ब्रेन टीजिंग करो अपनी। थोड़ा सा ब्रेन पे जब तुम प्रेशर डालोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और सुप्त स्मृतियां जागृत होंगी और आपको नई चीज सीखने में आसानी होगी। तो धारणा मजबूत होती है अगर आप रिव्यू करते हैं। अगर टाइम का गैप बहुत अधिक है तो भी धारणा कमजोर हो जाती है बिकॉज ऑफ डिसयूज। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में नहीं सीखा है, बहुत कम सीखा है, तो भी धारणा अच्छी नहीं होती। अगर आपने गलत पद्धतियों द्वारा सीखा है, सही तरीके से नहीं सीखा, तो भी धारणा कमजोर होती। अब जैसे मान लीजिए कि बचपन में जो कविता आपने रट के सीखी थी ना, तो वो आप भूल जाते हैं, और जो समझ के सीखी वो आपको याद रहती है। तो अर्थपूर्ण चीजों की स्मृतियां ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर हम पढ़ते समय अर्थहीन चीजों को याद करना है, जैसे जर्मन भाषा की कहानी याद कर रहे हैं और एक हिंदी भाषा की कहानी याद कर रहे हैं, कौन सा आपको जल्दी याद होगा? हिंदी भाषा, बिकॉज आपका उससे परिचय है। तो परिचय से धारणा अच्छी होती है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे स्मृति अच्छी होती है, उसी से धारणा अच्छी होती है। ठीक। अब उसके बाद मैंने बताया था धारणा एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, बीच का है। स्टिमुलस जैसे मान लीजिए सीखना, रिस्पॉन्स रिकॉल, तो धारणा का है बीच का है। तो धारणा को हम सीधे कभी मेजर ही नहीं कर सकते, उसका मापन कभी सीधे नहीं कर सकते। धारणा को मापने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होते हैं। उनमें से एक है रिकॉल। रिकॉल में आप लोग परीक्षा भवन में क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। छोटे बच्चे क्या है, कविता सुना रहे हैं, डेफिनेशन सुना रहे हैं, सुनाते हैं। तो रिकॉल मीन्स जो आपने के अनुभव हैं उनको भाषा के माध्यम से आप सुनाते हैं या लिख देते हैं। तो दैट इज रिकॉल। द म्योर
जो अनुभव जिस ऑर्डर में हुआ है, अगर उसी ऑर्डर में आप उसको अपनी स्मृति में लाते हैं तो वो उतना ही क्या है, उतना ही स्मृति जो है वो आपकी अच्छी है, प्योर है, कंटेमिनेटेड नहीं। तो अच्छा, तो ये हो गया रिकॉल। फिर क्या है, मैम रीलर्निंग एंड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, रीलर्निंग, रिप्रोडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। हाँ रिकंस्ट्रक्शन में। तो अब रिकॉल हो गया, रिकॉल के बाद है रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स पहचानना। अब मान लीजिए हमने आपको एक सूची बना के दी जिसमें बहुत सारे निरर्थक अक्षरों का समूह है, RAZ, PIC, LUT, ऐसे करके हमने 10 अक्षरों की सूची, शब्द समूह बना के आपको दे दिए, कहा आप याद कर लीजिए। जब आपने याद कर लिया तो 10 दिन बाद हमने क्या किया कि इन शब्दों को लिया और इनके साथ 50 और या 30 और शब्द लिए, इसी तरह बना लिए। शब्द अक्षर समूह है, शब्द का तो अर्थ होता है, शब्द होता है जिसका अर्थ निकले। जब अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द समूह है, मतलब अक्षर समूह है। तो वो जो अक्षर हैं हमने आपको एक लिस्ट में याद कराए थे, अब आपने उसे याद कर लिया, हमको सुना दिया। 15 दिन बाद उन अक्षरों को हमने और दूसरे अक्षर समूहों के साथ आपको प्रस्तुत कर दी, एक और लिस्ट जिसमें वो 10 अक्षर हैं, वो 10 शब्द समूह हैं और 20-30 आपने और डाल दिए। मैं बता पाई आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं समझ में आया? तो कहते क्यों नहीं समझ में आया? मुझे लगा कि शायद मैंने ढंग से बताया नहीं तो मैंने ही पूछ लिया। अच्छा जी, देखिए एक शब्द सूची होती है, जैसे आपको स्मरण कराना है तो हम किसी को दे सकते हैं एक शब्द सूची जिसमें शब्द लिख दें, रेड कैट, मैड डॉग, ब्लू स्काई, ये सब लिख दें और आपसे कहीं याद कर लो। एक तरीका हो सकता है कि हम शब्द ये ना लिखें क्योंकि इन शब्दों के अर्थ है, हम निरर्थक अक्षरों के समूह दें, जैसे ZIQ, PEC, RET। अब इनमें कोई अर्थ तो निकलता नहीं है, कोई अर्थ निकल रहा है, इसे कहते हैं नॉनसेंस सिलेबल्स की लिस्ट है। तो वो हमने एक लिस्ट बना के दे दी, इस तरह के 10 शब्द अक्षरों के अक्षर बोले, हाँ अक्षरों के समूह दे दिए, अल्फाबेट्स के समूह दे दिए आपको। अब आपने याद कर लिए, जैसे मैंने आपको दिया PEQ, RET। तो अब ऐसे जो मैंने शब्द दिए हैं 10, आपको अच्छी तरह जब याद हो गए तो हमने आपसे सुन लिया और सुनने के 15 दिन बाद आपसे कहा कि मैडम अब जरा जो आपने याद किया उसको मुझे सुना दीजिए, जो उस दिन याद किया था 15 दिन पहले। नेचुरल है, आप भूल जाएंगी। कैट मैट रैट तो याद रह सकता है क्योंकि वो अर्थपूर्ण है, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो आप भूल जाएंगे। एक आध कुछ हो सकता है कोई याद रह जाए, किसी को रहता नहीं है ज्यादातर। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने क्या किया कि जो 10 शब्द समूह आपको दिए थे, नॉनसेंस सिलेबल्स बोलते हैं, नॉनसेंस सिलेबल्स के जो 10 शब्द समूह आपको दिए थे उन 10 शब्द समूहों को लिया। उसके बाद फिर 20 शब्द समूह और बना डाले, 25 और बना डाले। अब नए शब्द समूह लिखे, उसके बीच में पुराना एक डाल दिया, फिर नए लिखे, फिर पुराना एक डाल दिया। अब समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही, हम दोबारा भी समझा देंगे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड हो तो मुझे ब्लैक बोर्ड इतना याद आता है कि ब्लैक बोर्ड हो तो तुरंत लिख दूं। निरर्थक शब्द समूह समझे, अक्षर समूह समझे हैं? जैसे हमने का मा ला से कमल बन जाता है, पर हम का ला रा लिख दें तो इसको याद करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो एक यूनिट है कमल, यहाँ 3 यूनिट्स हो गए हर एक में ना। तो ऐसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के हमने अक्षर समूह ले लिए और उनको आपको याद करा दिया। जब आपने याद कर लिया तो हमने कहा 15 दिन बाद हमने कहा वो जो तुमको उस दिन लिस्ट दी थी वो याद सुनो।
अब उस 10 शब्द समूह में शायद एक आधा तुम याद करके बता पाओ तो बता पाओ, नहीं तो चेतन स्तर पर नहीं ला पाओगे। अब क्या करना है, अब हमने क्या किया कि दूसरे वो 10 शब्द समूह तो रखे, वो जो लिस्ट के वर्ड्स थे वो तो रखे, और उसके साथ 10-20 और ऐसे ही बना लिए। इसको डाला है, अपनी नई लिस्ट के 4 अक्षर डाले, फिर पुरानी लिस्ट का एक डाल दिया, फिर 2 इसके डाले, फिर एक उसका डाल दिया, ऐसे करके उनको मिक्स कर दिया। और अब आपके सामने कहा कि क्या आप पहचान सकते हैं कि उस दिन आपने इनमें से किस शब्द समूह को याद किया था? तब 10 थे, अब 25 है? तो अगर आप पहचान लेती हैं कि मैंने ये याद किया था, ये याद किया था, ये याद किया था, ये याद किया था, मेरी पहली लिस्ट में इसमें से नंबर 1 का था, नंबर 5 का था, नंबर 10 का था, ये नंबर 12 का था, दैट शोज दैट यू हैव रिटेन समथिंग। पहली लिस्ट की धारणा अब भी शेष है आपके मस्तिष्क में, यद्यपि वो इतनी पक्की नहीं है कि आप उसको सुना सकें, प्रत्यास्मरण कर सकें, पर आप उसको पहचान सकें। आपका ये पहचानना आपकी धारणा को, आपकी रिटेंशन को प्रूव करता है। अब बात समझ में आई? पक्का? पक्कम पक्का? चलो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मुझसे कोई पूछे आपका नाम बताइए, तो इस समय तो मैं बता सकती हूँ, हो सकता है और कहीं ना बता पाऊं, लेकिन मैं आपको पहचान सकती हूँ कि आप मेरी स्टूडेंट हैं। चित्रंजन, तुम्हें मैं पहचान ना पाऊं, मतलब नाम तुम्हारा ना बता पाऊं, पर कहीं मिलूं तो मैं पहचान सकती हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो क्या है कि धारणा है, पर इतनी पक्की नहीं कि उसकी डिटेल्स याद रहे। समझ में आया? तो अगर धारणा पक्की है तो आप रिकॉल कर सकते हो, अगर धारणा पक्की नहीं है उतनी, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज तो कर सकते हो ना। जैसे आपने ताजमहल का चित्र देखा है, आपने जामा मस्जिद का चित्र देखा, तो आपने चित्र देखा है, उस आधार पे जब असली ताजमहल देखोगे तो पहचान तो लोगे कि अरे इसका चित्र तो मैंने देखा था, ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही वस्तु है, ये तो वही बिल्डिंग है। आ गई बात समझ में? कोई कठिनाई तो नहीं? तो एक ये हो गया। तो अब धारणा को मेजर करने का क्या तरीका है? रिकॉल, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स हिंदी में इसकी और कठिन है, प्रत्यभिज्ञा। प्रा आधा ता या प्रत्यभिज्ञा। रिकॉल प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञा। रीलर्निंग पुनः शिक्षण। रीलर्निंग, अब जैसे आपको कोई चीज याद थी और आप भूल गए, आपको कोई चीज याद थी और आप उस चीज को भूल गए। कोई संस्कृत का श्लोक याद किया था, जैसे आपने याद किया था या कुंदेंदु तुषार हार धवला, और उसको याद करने में आपको कितना समय लगा था, उसको नोट कर लिया जाए। उसके महीने बाद 15 दिन बाद आपसे फिर पूछा जाए कि आप इसको याद करिए, सुनाइए, आप कहें मैं याद नहीं, तो आपको फिर दे दिया जाए पढ़ने के लिए। तो अगर अब आप समय कम लेते हैं, कम प्रयास करते हैं, कम त्रुटियां करते हैं, तो ये सिद्ध करता है कि पहले की कोई धारणा आप में थी। इसलिए रीलर्निंग में पहले की अपेक्षा आपको कम समय लगा। ये बात तो समझ में आई? A thing which you have already learned, अगर आपको दोबारा उसे लर्न करने को दिया जाता है, अगर आप भूल गए और दोबारा लर्न करने को दिया जाता है, तो आप पाते हैं कि दोबारा में आपको समय कम लगता है, त्रुटियां कम होती हैं। That shows that there was retention in your brain. आपके पहली शिक्षा के मेंटल क्रिस्टल्स, मस्तिष्क चिन्ह आपके मस्तिष्क में, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं। अब है रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण। मैं तो हमेशा देखती हूँ कि कितनी लेडीज हैं जो खाली देखकर ही नई चीज बना लेती हैं। स्वेटर के डिजाइन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फैशन की चीजें हैं। किसी स्कूल में पढ़ना जाता है, कोई नहीं, है ना, बस एक बार देखा और उसकी वो कॉपी कर लेते हैं। छोटे बच्चों को हम लोग पहले प्लास्टिक के
ब्लॉक्स आते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब भी आते होंगे, अब भी आते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक डिजाइन बना दीजिए, उसको गिरा दीजिए, तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, ब्रेक कर दीजिए दैट डिजाइन, और आप पाएंगे कि उस डिजाइन के गिरने के बाद भी बच्चा भी एक थोड़ा सा वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है। तो द अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स ही हैज पुट राइटली शोज दैट देयर वाज इमेज, उसकी इमेज उसके मस्तिष्क में थी, उसकी धारणा उसके मस्तिष्क में। जैसे बहुत छोटे बच्चे के लिए आपने 5 ब्लॉक्स लगा दिए नीचे, उसके ऊपर 3 ब्लॉक्स लगा दिए, उसके ऊपर 2 ब्लॉक लगा दिए, उसके ऊपर 1 ब्लॉक लगा दिया। फॉर हिम इट इज डिफिकल्ट, और उसको आपने तोड़ दिया। अब का तुम बनाओ। जब वो बनाएगा, और अगर वो ये सही से बनाता है, तो ये सिद्ध करता है कि उस अनुभव की धारणा उस बच्चे में थी। तो इसे कहते हैं पुनः निर्माण। हम चीज को फिर से बना के दिखा देंगे। कितनी बार होता है, कोई चीज होती है, हम लोग खेल खेल में भी कितने डिजाइन ऐसे होते हैं, कहते बिना पेन उठाए बनाओ। तो जैसे डिजाइन दिखाया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। रिकंस्ट्रक्शन में आपकी धारणा का होना जरूरी। अब प्रश्न उठता है कि स्मृति कितने प्रकार की होती है। तो स्मृति जो है बेसिकली 3 प्रकार की होती है। अगर आप स्मृति लिख के नीचे एक लंबी लाइन खींचिए, तो 3 पार्ट्स में स्मृति होगी। पहली है संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। और तीसरी है लॉन्ग टाइम मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति। सेंसरी मेमोरी में वो स्मृतियां आती हैं जिनकी स्टोरिंग कैपेसिटी 1 मिनट से कम होती है। वो आपके मस्तिष्क में 1 मिनट से अधिक नहीं रहती हैं। और जनरली जब हम कोई चीज देखते हैं, तो देखने में हमारे अपने विचार, हमारी अपनी आवश्यकताएं, हमारे दृष्टिकोण, हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित कर देते हैं। पर सेंसरी मेमोरी में मौलिक रूप में जो उत्तेजना है, उनके गुण वैसे ही रहते हैं, और उसमें कोई फेर बदल व्यक्ति नहीं करता है। अब जैसे आपके सामने, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा नावेद जी, तो वो सेंसरी जो हमारी मेमोरी है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, और बहुत देर तक नहीं रहती है। जो हमारी सेंसरी मेमोरी है, उसकी विशेषता ये होती है कि क्षणिक होती है, बहुत टेम्परेरी। अगर सामने से उद्दीपक हटा दिया जाए, तो उसके हटने के बाद भी आपको उद्दीपक का आभास होता रहता है। जबकि जैसे आपके सामने एक दिया जल रहा है और आप उसको देख रहे हैं, तो क्या है सेंसरी? संवेदना आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन्हीं से तो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो एक दीपक आपके सामने जल रहा है और उसे आप देख रहे हैं। तो अगर दीपक हटा दिया जाए, तो भी आप पाएंगे कि थोड़ी देर तक आपकी स्मृति में उस दीपक का की इमेज या प्रतिमा रहती है। देखिए मेरा पेन, देखिए आप देख रहे हैं, मैंने हटा दिया। कुछ सेकंड के लिए उस पेन की स्मृति आई, इमेज रही आपके मन में, फिर अब नहीं है ना। तो ये क्षणिक होती है। संवेदना, आपको संवेदना तो मालूम ही है, सेंसरी मेमोरी, जो सेंस ऑर्गन से ज्ञान मिलता है, उसकी जो मेमोरी होती है। अच्छा, सेंसरी मेमोरी जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है, उसमें हम कुछ अपना ऐड नहीं कर पाते। नहीं है तो हर चीज में जब हम देखते हैं, तो अपना कुछ ना कुछ हम ऐड कर लेते हैं। और सेंसरी
इमेजेस को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी जगह होती है जिसमें हम स्मृति सेंसरी इम्पल्सेस को रख सकते हैं। ये कभी भी अनप्रोसेस्ड होती है, इसमें हम हेर फेर बदल नहीं कर पाते हैं, और जैसी होती वैसी होती है। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फेर बदल किया जा सकता है, किया जाता है। अच्छा, तो अब ये दो तरह की होती है सेंसरी मेमोरीज, एक है आइकॉनिक मेमोरी और दूसरी है, चलिए आइकॉनिक शुरू करें। तो आइकॉनिक जो है मेमोरी वो विजुअल मेमोरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दृष्टि उत्तेजनाओं से संबंधित है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि जलता दीपक देख रहे हैं, तो उसकी मेमोरी आपके दिमाग में कुछ काल तक रहेगी, चाहे दीपक हटा दिया जाए। एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको मैम आइकॉनिक मेमोरी कहेंगे। हाँ, इसको आइकॉनिक मेमोरी। तो आइकॉनिक मेमोरी में का एक एक्सपेरिमेंट किया है स्पर्टिंग ने। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी के 12 अल्फाबेट्स लिए और उनको 4 कॉलम्स जो आप जानते हैं ना, कॉलम होते हैं जो खड़ी लाइन डाल के खाने बनाए जाते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइन से बनते हैं उनको रोज बोलते हैं। ठीक, तो आप अगर 12 अक्षर लिखने हैं, 12 अल्फाबेट लिखने हैं, तो 4 कॉलम बनाएंगे, तो एक लाइन में 4 अक्षर आ गए, और वैसी 3 लाइनें बनाई, 3 रो और 4 कॉलम में उन्होंने उन अक्षरों को लिखा और लिख के बच्चों को दिया कि इसको देखो। और एक्सपोजर टाइम बहुत थोड़ा था कि उनको बहुत थोड़े समय के लिए वो एक्सपोज किया गया। तो अब जब थोड़े समय, अल्फाबेट है 12 और एक्सपोजर टाइम बहुत थोड़ा है, एक कार्ड पर लिखा और 12 अल्फाबेट्स और दे दिया, और एक्सपोजर टाइम था 0.05 सेकेंड। तो बस कार्ड यूं दिखाया और कार्ड ऐसे कर लिया। समझ में आई नहीं बात? कार्ड दिखाया यूं कर लिया, बस 0.05 सेकेंड में। तो बच्चों ने जो देखा, साइकोलॉजी में जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते ना, तो उनको बच्चे नहीं कहते, उनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। सब्जेक्ट, आप समझ गए? जिन पर हम प्रयोग करते हैं उनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उन्होंने सब्जेक्ट को 0.05 के लिए वो 12 अंग्रेजी के लेटर्स जो 4 रोज, 3 रोज और 4 कॉलम्स में लिखे थे वो दिखाए। अब बच्चों ने जब देखा ना, तो बच्चों ने 3, 4, 5 अल्फाबेट तो बता दिए। फिर कहने लगे कि अल्फाबेट तो हमने और भी देखे थे, हमारे ध्यान में थे, लेकिन जब हम आपको ये 4-5 सुनाने लगे, रिकॉल करने लगे, तो वो हमारे दिमाग से चले गए। अर्थात वो बात कि दीपक चला जाता है और उसकी रोशनी और उसका इमेज हमारे मस्तिष्क में रहती है। इसी तरह जब हमने 12 अल्फाबेट्स दिखाए, उसने 4 याद रखे और शेष की स्मृति उसके मस्तिष्क में थी, लेकिन क्योंकि सेंसरी मेमोरीज जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बहुत कम समय रहती हैं, इसलिए उस मेमोरी को वो रिटेन नहीं कर पाया। और उसने कहा कि हमारे मस्तिष्क में थी, 4-5 हमने और बता सकते थे, लेकिन हम इधर रिकॉल करने लगे तो हम उनको भूल गए। तो इस तरह से ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है आइकॉनिक मेमोरी। उसके बाद है इकोनिक, इको, ECHO, एकोनिक मेमोरी। ये प्रतिध्वनि की मेमोरी है। जैसे आप कोई आवाज सुनते हैं ना, तो उस आवाज को सुनने के, वो आवाज जैसे टन 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 हो रहा है, तो टन जब घंटे की आखिरी बार भी टन हो जाता है, तब भी उसके बाद काफी देर तक आपके ध्यान में, उस आपके ऑडिटरी इमेज में उस टन की आवाज बनी रहती है ना। तो इसे बोलते हैं आइकॉनिक मेमोरी। ये प्रतिध्वनित स्मृति है कि एक ऑडिटरी सेंसेशन की मेमोरी।
जिसमें श्रवण उत्तेजना तो समाप्त हो जाती है, पर उसकी समाप्ति के बाद भी आप उसकी छवि का अनुभव करते हैं। इसे आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। आइकॉनिक मेमोरी जो है कुल 1/4 सेकंड से 250 मिली सेकंड तक होती है, पर इकोनिक जो है उसकी टाइम अधिक होता है। एक ऐसा प्रयोग किया गया जिसमें उन्होंने 2 टेस्ट वॉइसेस ली। एक वॉइस को सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, एक तो ट्यून ली, समझिए एक तरह से ट्यून ली, तो एक ट्यून को सब्जेक्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, और जब प्रस्तुत किया गया तो उसके साथ जो दूसरी ट्यून थी ना, उसको धीरे से 20 सेकंड के बाद उसको ले आए और धीरे 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 उसने ओरिजिनल ट्यून को आच्छादित कर लिया है, उसको पूरा ढक लिया। अब उनसे पूछा कि आपने वो किसकी स्मृति है ना? तो देखा गया कि जो मतलब 20 सेकंड तक अगर उन्होंने किया है के बाद वो लाए तो उसे पहले की स्मृति बिल्कुल क्लियर रही, और जैसे जैसे 20 सेकंड से वो 250 सेकंड तक टाइम बढ़ाते रहे प्रोग्रेसिवली, तो उन्होंने पाया, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, अच्छा एक सेकंड, सुशीला इसे बोलते हैं मास्किंग विधि, को उसको ढक दिया। तो ये जो दोनों ट्यून थी ना, तो एक जो ओरिजिनली ट्यून प्रोड्यूस की दी और दूसरी जो थी वो मास्किंग ट्यून थी, उसने उसको पहली ट्यून को आच्छादित कर लिया। तो पहले 20 सेकंड से लेकर 250 मिली सेकंड, 20 मिली सेकंड से लेकर 250 मिली सेकंड तक उन्होंने ऐसा किया कि कभी 20 मिली सेकंड के बाद दूसरी ट्यून लाए, फिर 40 के बाद, 60 के बाद, ऐसे करके वो बढ़ाते गए। तो उन्होंने देखा जैसे जैसे इसको लाने का टाइम बढ़ा रहे हैं तो पहले की स्मृति ज्यादा अच्छी है और बराबर पहले की स्मृति बढ़ रही है, लेकिन 250 मिली सेकंड के बाद पहले की स्मृति में कोई पॉजिटिव परिवर्तन नहीं। इसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमने पहले कहा था ना 3 बनाइएगा, पहला है संवेदी स्मृति, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? जो आपके मस्तिष्क में बहुत थोड़े समय के लिए रहती है? बहुत ज्यादा हुई तो मैक्सिमम 1 सेकेंड, कुछ लोग कहते हैं 20-30 सेकेंड भी रह सकती है ये मेमोरी। बहुत डिफिकल्ट होता है इससे ज्यादा व्यक्ति के मेमोरी स्टोर में इसको एक्टिव रहना। जैसे आप ट्रेन के डिब्बे में चढ़ रहे हैं तो आपने देखा कोई खड़ा है, कुछ आपको चाहिए है, आपने किसी से पूछा कि फला डब्बा कहाँ है, और उसके बाद क्या आपको उसकी स्मृति बनी रहती है? वो चली जाती है।
बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अगर हम बहुत देर तक इसके बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए ही इसके विषय में सोचते हैं, लेकिन फिर भी जैसे सेंसरी मेमोरी है तो उसमें पॉल्यूशन नहीं आता, उसमें ऊपर से व्यक्ति कुछ ऐड नहीं कर पाता। इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी में व्यक्ति बहुत कुछ उसको मतलब उत्तेजना के गुण के अतिरिक्त भी गुण आ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, भूलने के कुछ लाभ है क्या? भूलना सही है गलत है? मैम कुछ जगहों पे सही है, कुछ जगहों पे गलत है बोलना। जी हाँ जी, भूलना बहुत जरूरी है। ब्रेन के पास तो लिमिटेड स्पेस है ना। अब आप लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से डिलीट करते रहते हैं ना। डिलीट नहीं करते तो क्या करता है, वो हैंग कर जाता है। आप कमांड कुछ देते हैं, करता वो कुछ है। ऐसे ही हमारा ब्रेन है। अगर हम बहुत सारी स्मृतियां उसमें स्टोर्ड अप रखेंगे, अपने अनकॉन्शियस में बहुत सारी स्मृतियां रखेंगे, तो दे विल डिस्टर्ब यू। तो वो हमें डिस्टर्ब करेंगी और उनके कारण हमारा ब्रेन सही ढंग से मेमोरी और रिकॉल नहीं कर पाएगा। इसलिए भूलना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पेनफुल, अब किसी के फादर की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, जॉब छूटा, कोई बहुत भीषण दुर्घटना घटी, अब उसके बाद अगर वो उसकी मेमोरी दिमाग से जाए ही नहीं तो क्या हो, तो पागल हो जाएगा। All the unpleasant memories, if they remain in our brain, तो क्या होगा, हम लोग पागल खाने पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन वो हमारी मेमोरी से हट जाती है, तो एक तो स्टोरेज बढ़ जाता है, दूसरे हम मेंटल रोगी नहीं बनते, हम ढंग से काम कर पाते है कि नहीं। तो मेमोरीज का चला जाना बहुत जरूरी है। अगर सब मेमोरी दिमाग में बनी रहेंगी, और देखिए इतनी सेलेक्टिव तरीके से मेमोरी आपकी जाती है। हमने उस दिन आपसे कहा था ना कि याद करिए कि आपका आज बेहतर है कि कल बेहतर था। आप सबने क्या कहा, कल बेहतर था, किसी ने नहीं कहा आज बेहतर। जबकि याद सोचिए तो एक 8 महीने के बच्चों को भी आप तनावग्रस्त देखते होंगे कि उसकी माँ ने दूसरे बच्चे को छू लिया, उसकी माँ उसका कमरा छोड़ के चली गई, उसकी बोतल को किसी दूसरे बच्चे ने उठा लिया, पीने की बोतल को। उसके टेंशन्स हैं, उसकी लाइफ में एंजाइटीज है। अब तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतने तेज हो गए वेटनरी डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनसे पूछो भाई हमारे कुत्ते को ऐसा क्या हो गया, ये क्या प्रॉब्लम, तो कहते हैं ये साइकोलॉजिकल है, इसको डिप्रेस्ड है। मैं सोचती सभी लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। सचमुच अभी एक कुत्ते को कुछ परेशानी थी तो दिखाया, तो कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड है, उसके डिप्रेशन का इलाज कीजिए, वो उसको लोनली मत छोड़िए, उसको हमेशा साथ रहिए। घर में जैसे 2 कुत्ते रहते हैं तो दोनों को आप प्यार कीजिए, और किसी को ज्यादा अटेंशन, उस दूसरे को ज्यादा अटेंशन मत दीजिए, और थोड़ा हाथ पैर से प्यार कीजिए, सहला वहला। तो भूलना तो बहुत जरूरी है। अगर ये जैसे अब अनावश्यक स्मृतियों से हम अपने मस्तिष्क को भर लेंगे। आपकी आंसर बुक है, इसमें आप जो मिले लिखते जाइए, जो मिले लिखते जाइए, जो मिले लिखते जाइए। विल इट बी ऑफ एनी यूज टू यू? तो बेकार हो जाएगी ना। आपके नोट्स रहेंगे आपके काम के। आपको अगर अपने काम के लिए नोट्स रखने हैं तो आपको भूलना ही पड़ेगा। ठीक है, कल के क्लास के बारे में अभी फाइनल नहीं है, फिर बताऊंगी। ओके, मुझे जाना है कहीं। बाय। गुड आफ्टरनून मैम। Thank you, गुड ma'am. आफ्टरनून। थैंक यू बच्चों, आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम। मैम आज बड़ी जल्दी हो गई मैम क्लास।